नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 24 दिसंबर 2025 है और हम यूपीएससी की तैयारी से जुड़े दिन के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स के पहले भाग पर एक गहरी और मज़ेदार बातचीत करेंगे। नमस्कार। शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। आज की इस पूरी चर्चा की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जी, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसे ज़रूर फॉलो कर लें। बिल्कुल। तो आज की बातचीत बहुत दिलचस्प होने वाली है। हम पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, रक्षा और भारतीय विरासत जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। और हो सकता है कि इनमें से कुछ विषयों के बारे में श्रोताओं ने पहले भी पढ़ा हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। सही कहा। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं केरल से। हाल ही में कुट्टनाड के धान के खेतों की मिट्टी में एल्यूमीनियम की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई है। ये कुट्टनाड वेटलैंड कृषि प्रणाली आखिर है क्या? देखिए, ये वाकई में एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। कुट्टनाड भारत की एकमात्र ऐसी प्रणाली है जहां समुद्र तल से नीचे चावल की खेती होती है। समुद्र तल से नीचे? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि ये 3 संरचनाओं का एक जटिल मिश्रण है। एक तो आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड्स, जहां धान और मछली पालन होता है। फिर है बागीचे, जहां नारियल और दूसरी फसलें उगती हैं। और तीसरे हैं जल क्षेत्र, जहां सिर्फ मछली पकड़ी जाती है। अच्छा, तो इसे कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली है? बिल्कुल, इसे खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, GIHS जिसे कहते हैं। जी। भारत में इसके अलावा उड़ीसा का कोरापुट क्षेत्र और कश्मीर का केसर पार्क भी इस सूची में शामिल हैं। तो फिर इतनी बेहतरीन प्रणाली में ये एल्यूमीनियम की समस्या क्यों आ रही है? मतलब पौधों पर इसका क्या असर होता है? होता यह है कि जब मिट्टी का pH मान 5 से नीचे चला जाता है, तो मिट्टी में मौजूद एल्यूमीनियम घुलनशील और जहरीला हो जाता है। ओके। ये पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है और फास्फोरस, कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों के अवशोषण में भी बाधा डालता है। समझ गया। चलिए अब तकनीक की दुनिया की एक चेतावनी पर आते हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN ने घोस्ट पेयरिंग नाम के एक नए खतरे के बारे में सलाह जारी की है। ये व्हाट्सएप यूजर्स को निशाना बना रहा है। ये कैसे काम करता है? घोस्ट पेयरिंग असल में एक ऐसा हमला है जिसमें हैकर चुपके से अपने डिवाइस को पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट से जोड़ लेता है। बिना पासवर्ड के? हाँ, बिना पासवर्ड या सिम स्वैप के। इसकी जरूरत ही नहीं होती। मतलब यूजर को पता भी नहीं चलता? अक्सर नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक भरोसेमंद कॉन्टैक्ट से आए हाय चेक दिस फोटो जैसे मैसेज से। अच्छा, वो लिंक वाले मैसेज? बिल्कुल। लिंक पर क्लिक करने पर एक नकली फेसबुक पेज खुलता है जो कंटेंट देखने के लिए वेरीफाई करने को कहता है। इसी प्रक्रिया में यूजर से फोन नंबर और एक कोड डलवाया जाता है और अनजाने में वे हैकर्स को अपने अकाउंट का पूरा एक्सेस दे बैठते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। खैर, अब रक्षा क्षेत्र से एक अच्छी खबर पर आते हैं। पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज अंशदीप को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। जी, ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट यानी ASWSWC में से तीसरा है। और इसे बनाया किसने है? इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE कोलकाता ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया है। और इसका नाम कर्नाटक के कारवाड़ तट पर स्थित अंशदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। इसकी कुछ खासियतें? हाँ, ये 900 टन की क्षमता वाला जहाज है जिसकी अधिकतम गति 25 समुद्री मील है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नोटा जेट से चलने वाला सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक युद्धपोत है। अच्छा। जी, ये हल्के टॉर्पीडो, स्वदेशी रॉकेट और सोनार से लैस हैं। ये जहाज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आयात पर निर्भरता कम करने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। अब एक अपडेट नासा के मंगल मिशन से जुड़ा है। नासा का अपने MAVN अंतरिक्ष यान से संपर्क टूट गया है। ये मिशन किस लिए था? MAVN, जिसका पूरा नाम मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन है, वो मंगल के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए समर्पित पहला मिशन था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये समझना था कि समय के साथ मंगल के वायुमंडल की गैसें अंतरिक्ष में कैसे लुप्त हो गईं, जिसने वहां की जलवायु को पूरी तरह बदल दिया। और इसने क्या कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी थी? बहुत। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। इसने पाया कि मंगल ने अपने शुरुआती वायुमंडल का लगभग 2/3 हिस्सा अंतरिक्ष में खो दिया। 2/3? जी। MAVN में लगे उपकरण सौर हवा, ऊपरी वायुमंडल और उसकी संरचना का अध्ययन करते थे, क्योंकि मंगल का अपना कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है जो उसे बचा सके। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि ICFR एक रिपोर्ट तैयार करेगा
जिससे ये तय होगा कि अरावली रेंज की कौन सी पहाड़ियां खनन के मानदंडों को पूरा करती हैं। ये ICFR संस्था क्या है? ICFR यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद वानिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान प्रणाली का शीर्ष निकाय है। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। और इसका इतिहास क्या रहा है? काफी पुराना लगता है। बहुत पुराना। इसकी शुरुआत 1878 में देहरादून में वन विद्यालय की स्थापना से हुई थी। बाद में 1986 में ICFR का गठन किया गया और 1 जून 1991 को इसे एक स्वायत्त परिषद घोषित कर दिया गया। आज पूरे भारत में इसके 9 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान और 5 केंद्र हैं। चलिए अब एक और टूल की बात करते हैं जो काफी चर्चा में है। दूरसंचार विभाग मतलब DOT के अनुसार फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी FRI ने 6 महीनों में बैंकिंग प्रणाली में 660 करोड़ रुपए के संभावित नुकसान को रोका है। ये टूल क्या है? इसे DOT के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने इसी साल मई 2025 में लॉन्च किया था। ये एक रिस्क आधारित मीट्रिक है। रिस्क आधारित मतलब ये मोबाइल नंबरों को वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने की संभावना के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटता है, मध्यम, उच्च और बहुत उच्च जोखिम वाली। ओके, तो ये काम कैसे करता है? डेटा कहाँ से आता है? ये राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP, चक्षु प्लेटफॉर्म और बैंकों से मिली जानकारी का विश्लेषण करता है। अच्छा। जैसे ही किसी संदिग्ध नंबर को फ्लैग किया जाता है, उसका विश्लेषण करके उसकी रिस्क रेटिंग सभी बैंकों और UPI सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ साझा की जाती है ताकि वे संदिग्ध लेनदेन को रोक सकें। ये तो बहुत बढ़िया पहल है। अब जरा इतिहास और संस्कृति की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने की प्रथा के खिलाफ एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे? वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी संत थे जिन्हें गरीब नवाज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है गरीबों का हितैषी। वो लगभग 1192 ईस्वी में भारत आए और अजमेर में बस गए। उन्होंने ही भारत में सूफीवाद के चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। और इस चिश्ती सिलसिले की मुख्य मान्यताएं क्या हैं? ये सिलसिला सभी लोगों से प्रेम, गरीबों की मदद, सादा जीवन, सहिष्णुता और शांति का उपदेश देता है। इसमें आध्यात्मिक संगीत, जिसे कव्वाली कहते हैं, ईश्वर के करीब महसूस करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह, जिसे दरगाह शरीफ कहते हैं, वो मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। बिल्कुल। अब एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक खबर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF ने चक्रवात दितवाह से उत्पन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए श्रीलंका को अपने रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत $206 मिलियन की आपातकालीन फंडिंग को मंजूरी दी है। ये RFI क्या है? RFI किसी भी IMF सदस्य देश को तत्काल भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जरूरत का सामना करने पर तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब एक तरह की इमरजेंसी मदद। हाँ, बिल्कुल। इसके 2 प्रकार हैं। एक है रेगुलर विंडो, जो घरेलू अस्थिरता या बाहरी झटकों के लिए है, और दूसरी है लार्ज नेचुरल डिजास्टर विंडो। अच्छा, ये उन प्राकृतिक आपदाओं के लिए होगी जहां नुकसान बहुत ज्यादा हो? जी, जहां नुकसान सदस्य देश की GDP के 20% से अधिक हो। और इसकी एक खास बात यह है कि इसमें बाद में किसी कार्यक्रम आधारित शर्त या समीक्षा की जरूरत नहीं होती। ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब एक सामाजिक मुद्दे की बात करते हैं। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालियार जनजाति के 17 परिवारों ने अपनी मौजूदा बस्ती को एक औपचारिक गांव के रूप में विकसित करने की मांग की है। ये पालियार जनजाति कौन है? ये मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक स्वदेशी आदिवासी समुदाय है। ऐतिहासिक रूप से ये शिकारी और संग्राहक थे। और अब? आज वे वन उत्पादों के व्यापारी, किसान और मधुमक्खी पालक बन गए हैं, और वे औषधीय पौधों के अपने पारंपरिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ अनोखी परंपराएं भी हैं। हाँ, वे अपनी छोटी बस्तियों को कुडी कहते हैं, और एक और बात, वे मृतकों को जलाते नहीं हैं, बल्कि अपनी बस्ती के पश्चिमी हिस्से में दफनाते हैं। उनके त्योहार प्रकृति आधारित अनुष्ठानों, नृत्य और संगीत से जुड़े होते हैं। दिलचस्प है। आज की हमारी आखिरी चर्चा भूगोल से जुड़ी है। कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र द्वारा भीमा नदी के पानी के अत्यधिक उपयोग पर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
इस नदी के बारे में कुछ बताइए। भीमा नदी कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पश्चिमी घाट में भीमाशंकर मंदिर के पास से निकलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर बहती है। तो विवाद की जड़ क्या है? विवाद की जड़ ये है कि इसका 75% बेसिन क्षेत्र महाराष्ट्र में है, जो विवाद का एक मुख्य बिंदु है। मतलब महाराष्ट्र पानी के बहाव में पहले पड़ता है। बिल्कुल। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में इंद्रायणी, मूला, मुठा, सीना और नीरा शामिल हैं। और एक और बात, पंढरपुर जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, वो भी इसी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। तो इन सभी विषयों पर ये थी हमारी आज की गहन चर्चा। हमने पर्यावरण में हो रहे बदलावों से लेकर देश की रक्षा और साइबर सुरक्षा की नई चुनौतियों तक कई पहलुओं को समझा। आज हमने कई तकनीकी और पर्यावरणीय मुद्दों पर बात की और मुझे लगता है कि ये सोचना महत्वपूर्ण है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान जैसे कि कुट्टनाड की खेती या पालियार जनजाति का प्रकृति से संबंध आज की तकनीकी चुनौतियों जैसे साइबर सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन के समाधान में प्रेरणा दे सकता है। परिपूर्ण चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और याद रखें, आज की चर्चा की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर देखें। धन्यवाद। धन्यवाद।